नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब बारी है तीसरे चरण की। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार अभियान का अगर जिक्र करें तो आज से ये सिलसिला थम जाएगा और आज सभी सियासी दिग्गज, सभी सियासी सूरमा तीसरे चरण के मतदान में जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2 चरणों का जो जिक्र किया जा रहा है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा हो, दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार यही बयानबाजी आ रही है उनके नेताओं के द्वारा कि दरअसल 2 चरणों में जो मतदान हुआ है वो एक तरफा हमारे दल की तरफ गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी को लोगों ने वोट दिया है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सपा को लोगों ने मतदान किया है। और एक तरफ से अगर ये कहें कि झारा वोट सपा और बीजेपी में गया है, ये दोनों दल अपनी अपनी बातों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब चुनौती ये है कि जिस तरीके से तीसरे चरण में जो 69 सीटों पर अब मतदान होना है, उन सीटों को लेकर के सभी सियासी सूरमा जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और आज जो जिस तरीके से बिगुल फूंक रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव का जिक्र करें, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का या फिर जेपी नड्डा का या फिर राजनाथ सिंह का, लगातार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और एक बार फिर से बीजेपी ये प्रयत्नशील है कि 2022 में सत्ता पर काबिज हो पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार ये बात का दावा कर रही है कि दरअसल लहर बदल चुकी है, समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लोग दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा है लोगों को, ऐसे में लेकिन तो तीसरे चरण के मतदान की तारीख बहुत नजदीक आ गई है। 20 फरवरी को मतदान होना है और इस तारीख को पंजाब में भी मतदान होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करेंगे आज, और उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर तीसरे चरण में जिन जगहों पर, जिन जिलों में मतदान होगा, उनका आज उन क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि विकास पिछले 5 सालों में विकास की गंगा बह गई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो विपक्षी दल हैं लगातार हमला बोल रहे हैं, दरअसल कह रहे हैं विकास धरातल पर तो आया नहीं और अब विकास का नाम भी बीजेपी वाले भूल गए हैं, ये विपक्ष के दल कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का खास तौर पर आरोप है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, तीसरे चरण का मतदान है 20 फरवरी को और ऐसे में सभी राजनीतिक दल, केवल आप ही के नेता नहीं, सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज ये प्रचार थम जाएगा। 69 सीटों पर मतदान होना है। दोनों चरण में जो मतदान हुए, आप भी कह रहे हैं कि दरअसल आपके पक्ष में पूरा मतदान गया है, लोगों का भारी समर्थन मिला है आपको। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, 100 सीट के दावे किए जा रहे हैं। तो खैर किसको कितनी सीटें मिलेंगी नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या लगता है कि अब ये तीसरे चरण में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या कितना मतदान आपके पक्ष में जाने वाला है? देखिए, सबसे पहली और अहम बात यह है कि जब हम लोकतंत्र के पर्व को लेकर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के ऊपर ये सारी बातें निर्भर करती है कि वो किस पार्टी को चुनकर सत्ता देना चाहती है। लेकिन अगर बात करें सहिष्णुता के गुण की, तो उसका पोषण करना चाहिए, तभी जाकर मानवता बनी रहेगी और मानवता की जो चोट है वो पूरी हो पाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें कि लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें सारी पार्टियां अपनी अपनी भाग्य का फैसला आजमाती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में पहले की स्थिति थी, अब की स्थिति थी, उसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। और जहां तक विकास की परिभाषा की बात करें तो विपक्ष के चश्मे के हिसाब से वो एडजस्ट करता है, आगे पीछे होता है। जो भी पार्टियां सत्ता में रहती हैं वो पार्टियां चाहती है कि मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम को क्रियान्वयन किया जाए वो निचले पायदान तक पहुंचे,
और इसी को लेकर हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। और आपने देखा होगा कि हर जो पिछली बार से जो भी चुनाव होते आए हैं उसमें जातीय समीकरण जो है वो मुख्यतः टूटता गया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं सबका साथ सबका विश्वास को लेकर ही मिले हैं। तभी जाकर जो प्रचंड बहुमत की हम बात करते हैं या हम अपने मैनिफेस्टो की बात कर ले तो जितने हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे लगभग 90 से 95% तक हम उस मैनिफेस्टो को लागू करने में कामयाब रहे हैं। और जहां तक चुनौती की बात है तो यहाँ कोई चुनौती जैसा शब्द नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि जनता विकास के पैमाने को कैसे समझ पाती है या जो सरकार आई है वो समाज में कितने विकसित और विकासशील की जो परिभाषा होती है समाज को ट्रेंड करने में वो कर पाई कि नहीं, ये मायने रखता है। ताकि जब 5 साल बाद लोकतंत्र के उत्सव में जब हम जाते हैं तो वो जनता तय करती है अपने बुद्धि और विवेक पे कि पिछली सरकार ने क्या कार्य किया और पिछली सरकार के पहले जो सरकार थी उसमें क्या अंतर है। तो अंतर समझने की अगर स्थिति आ जाती है तो निश्चय ही हम कह सकते हैं कि एक नया बदलाव समाज में आया है और राज्य के अंदर आया है। नरेंद्र सिंह जी, बदलाव जो जनता चाह रही थी वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, राहुल आनंद जी कह रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाए। वादे पूरे किए, ये अपना संकल्प पत्र उठा के देख लें, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी, इन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों को हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, ठीक है। वही इन्होंने घोषणा पत्र फिर भी रिपीट किया है संकल्प पत्र में, जो बात 5 साल पहले कही थी इन्होंने वही। आप इनसे ये पूछिए कि किसानों की आय दुगनी हुई, 14 दिन में गन्ना का भुगतान हुआ, बिजली सस्ती करने की बात कही, बिजली की क्या रेट है आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए। ऐसे मीटर लगे हुए हैं कि आप जो है जो पहले अगर 1000 रुपए में लाता था उसका 1800-2000 रुपए आ रहा है। अच्छा, इन्होंने ये कहा था कि कानून व्यवस्था हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। कानून व्यवस्था की आप देखिए क्या हालत है। आज इनने जो कार्रवाई की है ना उसको आप देखिए, जात देख के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी में है, उदय वाहन सिंह 83 मुकदमे भदोही में है, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस से हैं, ये विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौसी से हैं। इससे दर्जनों गुंडा माफिया हम दिखा देंगे जो खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। अब कानून व्यवस्था की बात हो गई। अब इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे। आप देख लीजिए कोई भी भर्ती इनकी किनारे लगी हो, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। अगर लोगों ने अपना हक मांगा तो इन्होंने उनको लाठियां दी। किसानों ने अपना हक मांगा, क्या मिली? लाठियां मिली, बदले में हत्या कर दी। और हत्या भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता है, हत्या करता है एक राज्य मंत्री का लड़का, और उसको 2 महीने में 3 महीने में जमानत मिल जाती है। इतने संगीन अपराध में जमानत मिल जाती है और सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जाता है, छोटे छोटे केस में विपक्षियों पे होते हैं तो ये लोग भेजते हैं, लेकिन इतने बड़े संगीन अपराध में इन्होंने अपना कोई सॉलिसिटर जनरल खड़ा नहीं किया सरकार की तरफ से जो इस केस की पैरवी करता। भाई जब इन्होंने पैरवी ही नहीं की कोर्ट के सामने तो कैसे आदमी को सजा मिलेगी? तो ये कानून व्यवस्था के हालात हो गए। इन्होंने अब देखिए आप, शिक्षा मित्रों ने अधिकार मांगा, इन्होंने लाठियां दी। लोगों ने रोजगार मांगा तो इन्होंने लाठियां दी। नरेंद्र सिंह आते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान जी। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं। इंदुकान जी, अगर तीसरे चरण के चुनाव का जिक्र करें तो इस चरण में बुंदेलखंड के 5 जिले आते हैं। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले हैं और ऐसे में ये 5 जिले आते हैं जिसमें झांसी भी शामिल है। बुंदेलखंड का सबसे विकसित क्षेत्र या जिला कहें तो जो माना जाता है वो झांसी ही मुझे लगता है माना जाता है, क्योंकि 5 साल पहले स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी झांसी का नाम
दर्ज हुआ था। जो वायदे किए गए कि स्मार्ट सिटी बन जाएगी, जो पलायन है वहां से वो रुक जाएगा, जो पेयजल की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, स्थिति आज भी वैसी ही है, जस की तस बनी हुई है। ये जमीनी स्तर की बात बता रहे हैं, ये हम कोई पढ़ करके या कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, जमीनी हालात जो वहां के कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पिछले 5 सालों से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने तस्वीर बदल दी उत्तर बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड वासियों की तकदीर बदल रही है धीरे धीरे। मुझे बहुत बड़ा बदलाव नजर आ नहीं रहा है। झांसी के अंदर भी पीने की, शहर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, गांव तो छोड़ दीजिए, गांव का भी, क्योंकि राहुल जी अभी बोलेंगे, बताएंगे तो उनको गांव का भी नाम बताऊंगा मैं। शहर के अंदर पीने की स्थिति, पानी के पीने की स्थिति ऐसी है कि शहर के अंदर भी खरीदना पड़ता है। मैं ये कोई बोतल वाले पानी की बात नहीं कर रहा हूं, बिस्लरी की पानी की बात नहीं कर रहा हूं, जो टैंकर से भर के पानी आते हैं उस पानी, नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूं, वो खरीदने की स्थिति बनी हुई है। तो कैसे जनता ये समझ ले कि वास्तव में जो उनके विकास के लिए बात की जाती है, जो बुंदेलखंड वासियों के लिए जो घोषणाएं की जाती हैं, वो धरातल पर उतर पाएंगी? इंदुकांत जी। सभी लोगों को नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। जी योगेश जी, आपने सवाल बिल्कुल सही उठाए कि तस्वीर बदलने की या ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, लेकिन जब जमीन पे देखा जाता है तो वैसा असर या वैसा प्रभाव कई बार नहीं देखने को मिलता। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है योगेश जी कि देखिए, कई जगहों पे आप बताते हैं कि हम इस ढंग की योजनाओं पे काम करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए जो कालखंड की आवश्यकता होती है, जितने समय में करना होता है, या तो उसकी कमी हो जाती है, या कई बार कोर्ट कचहरी लोग चले जाते हैं, सरकारों के संकल्प में भी कमी होती है, कई कारण होते हैं। जहाँ तो उत्तर प्रदेश का मामला, इसके लिए मैं एक उदाहरण देकर उत्तर प्रदेश में आऊंगा। आपको मालूम है मुंबई में सी लिंक ब्रिज बना हुआ है, जिसको देखने बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं समंदर के ऊपर से। उसके खिलाफ, उसको बनाने के मामले में कुछ लोग चले गए थे हाई कोर्ट कि पर्यावरण को नुकसान होगा। मैं बात कर रहा था एक बार अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जिन कामों को जितनी तेजी से करना चाहते हैं, उसमें इस ढंग के जब लोग देखते हैं कि कोई दाव पेच, कोई आंदोलन, ये काम नहीं आ रहा है, तो लोग कोर्ट का रुख अपना लेते हैं। कोर्ट में 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद बेशक उनका मामला खारिज हो जाता है, लेकिन कोर्ट का तरीका होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में सबको सुना जाए। बता रहे थे कि वो सीलिंग ब्रिज बनाने के लिए कई वर्ष डिलेड हो गया, केवल कोर्ट कचहरी करने के कारण। पर्यावरणवादियों ने वहां पे कंटिया रोकने के लिए। अच्छा, आप जानते हैं योगेश जी की कई बार इन मामलों में जो डिफरेंट कंपीटिंग पार्टीज होती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ उनके प्रोजेक्ट, उनको अवार्ड हुआ तो रोकने के लिए भी ये सब काम करते हैं। जैसा रफाल के केस में भी कई लोगों ने किया पीछे, पर्दे के पीछे से। ये कहने के बाद मैं एक बताना चाहता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में आपको अगर तस्वीर की तुलना करनी है तो आजादी के बाद अभी हम 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके पहले बुंदेलखंड, उसके पहले कन्नौज, उसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पूर्वांचल, और उसके बाद ये अगर तुलना करेंगे तो एक स्वस्थ तुलना मानी जाएगी। मेरा ये मानना है कि देखिए, नदियों को जोड़ करके जिस क्षेत्र की बात आपने कहा, झांसी और इन इलाकों में पानी लाने की योजना इस बजट में लेकर सरकार आई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2022 तक आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया, हर जल नल जल की बात किया था केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि 2022 तक करने के लिए, उदाहरण में दूं, झारखंड में सरकार ने दे रखा है कई हजार रुपए इस योजना के लिए, लेकिन उसमें केंद्र की योजना है कि कुछ प्रतिशत राज्य को भी अपना धन मिलाना है। वो कुछ प्रतिशत धन राज्य सरकार के न देने से वो योजना रुकी हुई है और बहुत कम इलाकों में लागू हो पा रही है। केंद्र ने अपना पैसा पिछले वर्ष दे दिया था, लगभग हमें याद है 3000 करोड़ के आसपास। तो अब देखिए,
कि कई स्तर पे चीजों पे नुकसान होता है। और पिछले 2 वर्ष जिस तरह से कोविड में तमाम, क्योंकि 2 लक्ष्य मोदी सरकार ने रखे थे बड़े, जिनको हमने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। एक कि अपना जो अमृत वर्ष होगा 2022, तब तक सारे गांव में सबको पक्का मकान दे देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और सारे लोगों को नल से, पाइपलाइन से पानी का सप्लाई आपूर्ति कर देंगे, पीने के पानी का। लेकिन ये 2 वर्ष जो कोविड के है, जिसमें संसाधन भी गए और काम भी रुके, क्योंकि तमाम ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज से, इनको आपको अगर सरकार ईमानदारी से बात करे तो देना होगा। अब जो बड़ी बड़ी योजनाएं, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े पैमाने पे सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरह से भी पूर्वांचल हाईवे का उद्घाटन हुआ, जिस तरह से अयोध्या मंदिर नहीं, सिर्फ अयोध्या का पूरा समग्र विकास हुआ, जिस तरह से काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्ट्रक्शन में कर पूरा रिंग रोड बन गया, 6 लेन बना है योगेश जी, मैं गया था, आप भी शायद जाओगे, 6 लेन। जिस तरह से काशी धाम हुआ, बनारस में आपको बताऊं कि पाइपलाइन से लोगों को गैस की सप्लाई हो गई घरों में। बनारस में गलियां, सारी गलियां, मैं बनारस का रहने वाला हूँ योगेश जी, सारी गलियों में कितने दिनों से पत्थर उबड़ खाबड़, लोग गिरते पड़ते चलते थे, सारे निकाल कर प्लेन पत्थर कर दिए गए, गोदौलिया चौक तक, दशाश्वमेध तक। जिस तरह से सारे जगहों पे सीवर की पाइपलाइन को चेंज किया गया, जिस तरह से गंगा में गिरने वाले नालों को पलट कर एसटीपी प्लांट तक भेजा गया। अब गंगा में काशी काम किया गया है, काफी कुछ काम किया गया है आपके नजरिए से, नहीं गिरता है। तो आपको उनको कुछ मार्क्स भी देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। इंदुकांत जी, यहाँ पर आपको रोकेंगे और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। इंदुकांत दीक्षित जी ने जिस तरीके से कहा कि कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है, हम कभी नहीं कहते। सरकारें आती हैं, काम करती हैं, ये सच है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या अन्य दल की सरकार हो। लेकिन सरकारों का जो वायदा होता है कि जो ये सरकार में आने से पहले जो दल के नेता वायदा करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये करके दिखा देंगे, मुझे लगता है कि 5 साल इन नेताओं के लिए बहुत होता है। 5 साल में इन नेताओं को या जो मंत्री तक पहुंच जाते हैं, मंत्री के दर्जे तक जो विभाग उनको आवंटित हो जाता है, मुझे लगता है कि पहले तो उन्हें 1 साल तक अपनी फुर्रुस बाजी बनाने में 1 साल कट जाता है। उसके बाद उसको समझ भी लेते हैं उस दौरान, फिर कैसे अपना ठीक ठाक सब बैलेंस किया जाए, उसमें भी अच्छा खासा समय लग जाता है। 2-2.5 साल तो ऐसे ही बीत जाता है। साल भर और बचा, साल भर में उसके बाद दौरे होने लगते हैं, फिर पता चलता है फाइलें लाओ भाई, देखें क्या कहाँ चल रहा है। सचिवों ने जो बता दिया वो चीज ठीक है, मान लिया, उन मंत्रियों ने जमीनी हालात को देखा नहीं। तब तक आ जाता है लास्ट ईयर, चुनाव नजदीक आ जाते हैं, तब नेताओं के दौरे बढ़ने शुरू होते हैं, फिर भागम भाग होती है, फिर उद्घाटन पे उद्घाटन, फिर शिलान्यास पे शिलान्यास चालू होता है। हमने भी सरकारें देखी हैं, कम देखी हैं लेकिन देखी जरूर हैं, और सभी सरकार काम करती हैं। और लेकिन ये जब बातें करती है ना, ऐसे करते हैं कि अपनी जेब से पैसे इन्होंने दिया है। ये नहीं बताते हैं कि सरकार का ये काम है या सरकार के खजाने से पैसा दे रहे। बातें ऐसी करेंगे, भाषण ऐसे देंगे मंचों से कि ये अपने घर से पैसा ला करके जनता को दे रहे हैं, अपने जेब से पैसे निकाल करके जनता के लिए विकास की गंगा बहा रहे हैं। बात ऐसी करेंगे ये सब मंचों से, एहसान जताएंगे जनता पर कि हमने ये करके अरे क्या करके दिखाया भाई? आपका फर्ज था करना, आपको हमने इसीलिए चुन करके बैठाला है, अपना राजा माना है, इसीलिए माना है ना, ताकि आप हमारे सुख दुख पर खड़े हों, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकें, जो हमारी समस्याएं हैं उनको खत्म कर सकें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी आप पूर्ति कर सकें। इसीलिए हमने आपको चुना है। आपके पास आएंगे राहुल आनंद जी। हमने झांसी का जिक्र इसलिए किया
क्योंकि झांसी स्मार्ट सिटी में दर्ज हो गया है 5 साल पहले, और आज भी वहां के हालात जो देखने को मिलते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। झांसी शहर के अगर हम जिक्र करें तो आप सिपरी बाजार से निकल जाइए, प्रेमगंज होते हुए, इंदिरा नगर होते हुए, ITI होते हुए, मसीहाबाद, मसीहागंज, तो आपको स्थिति जो मिलेगी ना, सुबह का जो वहां का नजारा मिलेगा, तस्वीर, भाई अभी अगर आपका कोई झांसी में हो जानने वाला तो उससे भी आप बोल सकते हैं, वो देख सकता है। अगर आप ना जाना चाहें तो आप उससे बोल सकते हैं कि वो सुबह का वहां की फोटो खींच करके आपको तस्वीर भेजे। आज की बता रहे हैं, अब कल होगा, कल आप बोलिएगा डिबेट के बाद, जब हम लोग चर्चा से हटेंगे तब आप कॉल करके कोई जानने वाला हो तो उससे पूछेगा कि सुबह ये जो मैंने इलाकों का नाम बताया, इन इलाकों की सुबह 6 से 7 बजे की, 5 से 6 बजे की तस्वीर भेजिए जरा। ये पॉश कॉलोनी है जो जिन नाम मैंने लिया है, आज भी यहां पर स्कूटर से, साइकिल से, बाइक से जो है वो पानी के डिब्बे ढोते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4 एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया जा रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड का भी है जो 5 जिलों को जोड़ते हुए निकलता है और लगभग उसकी लंबाई 297 किलोमीटर के आसपास है। ये बात सत्य है कि जब आप माइनस से पॉजिटिव में आएंगे किसी विकास को लेकर, तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। और जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि आप किसी से पूछिएगा, मैं ये नहीं मानता, इसमें सच्चाई है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद जब उस परिस्थिति पे गौर करेंगे तो आपको स्वयं नजर आएगा कि उसमें हो क्या रहा है। जहां तक बुंदेलखंड की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था वो 75% उसका काम पूरा कर दिया गया है और यूपीडा के माध्यम से उसका कार्य किया गया है। और यूपी सरकार का ये मानना है कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में बुंदेलखंड को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो सड़कों का जाल जो स्मूथ बनाने के लिए किया जा रहा है, जो दिख भी रहा है, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए हर जिलों में पहुंचने के लिए, तो जो तय समय है उस समय में हम करने का संकल्प जरूर लेते हैं, लेकिन कोई वक्त लगता है, फिर आगे इसका एक्सपेंशन करते हैं। जहां तक बुंदेलखंड में पानियों का बात है, तो मैं आपको बता दूं कि तालाबों को जोड़ने का भी काम किया गया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा 20,177 सोलर पंप स्थापित किए गए। बुंदेलखंड में 19,428 खेत तालाबों का निर्माण भी। आनंद जी रुक जाइए, मैं जानता था। देखिए ये चुनावी वो मत बताइए, मतलब कागजी का आंकड़े मत बताइए मुझे। आप कह रहे थे ना 5 साल आपके लिए बहुत था, मुझे लगता है सरकारों के लिए, मैंने पहले भी कहा कि आपकी सरकार हो कोई सरकार हो, मैं आपको इसलिए वो कोट लेकर के आया हूं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बुंदेलखंड दौरे पर थे और उन्होंने ये बात कही थी। हमीरपुर में उन्होंने जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था। राहुल जी सुनिए उन्होंने क्या कहा था, इसलिए उनके वर्ड से मैं लेकर के आया हूं। मुझे पता था कि आप इस बात को जरूर कहेंगे कि समय कम था और अब जो है आने वाली समय में तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है, यहाँ की जनता व धरती को प्यासा नहीं रखा जाएगा। यह भूमि पंडित परमानंद जी, वीर अल्लाह उदल, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गाबाई आदि की तपोभूमि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद हमीरपुर दौरे पर थे। उन्होंने वहां पर जनसभा में कहा, बुंदेलखंड के समुचित विकास के लिए प्रदेश व देश की सरकारें दृढ़ संकल्पित हैं। बुंदेलखंड में जल संकट और अन्ना प्रथा की समस्या की सबसे अधिक चर्चा होती है। प्रदेश सरकार इन दोनों समस्याओं के साथ बुंदेलखंड की सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 5 साल हो गया, 5 साल पहले यह बयानबाजी दी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। राहुल आनंद जी समझिएगा बात को। और आज ये सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आज ये हालात है, मैं उस जिले का जिक्र कर रहा हूं, गांव का जिक्र कर लेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हर घर नल, हर घर जल का जिस बात का जिक्र किया इंदुकान दीक्षित जी ने, वो कागजी कार्रवाइयों में कुछ इतर है जमीनी हालातों से। झांसी से 5 से 7 किलोमीटर पर एक गांव पड़ता है रक्षा, नोट कर लीजिएगा, रक्षा गांव का नाम है। आज भी रक्षा के गांव के लोग लगभग 100 रुपए प्रतिदिन उनका खर्च होता है पानी की खरीद पर। अब बताइए, बुंदेलखंड जहां पर जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, वहां के युवाओं को पलायन हो रहा है, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं,
मूलभूत समस्याएं हैं वहां की, और उन ग्रामवासियों को पानी खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है, कहां से पैसे लाएंगे आप बताइए? 5 साल में आप इन क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाए, पानी नहीं पहुंचा पाए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अपने तथ्यों को रखा था आपके सामने, जिसमें बुंदेलखंड में तालाबों की मैंने चर्चा की थी, और इसके पहले जो भी सरकारें रही थी उन्होंने क्या विकास किया और हमने क्या किया, यही पे फर्क स्पष्ट होता है। देखिए, जब हम उसको रोड के कनेक्शन से जोड़ देंगे हर जगह से, तो निश्चय ही वहां विकास पहुंचने लगेगा और नई नई संभावनाएं जग जाएगी। और जहां तक पलायन की बात है बुंदेलखंड की, तो ये बात भी सत्य है कि वहां पलायन हुए थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से पलायन कम हुए और लोगों को अवसर मिला। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दौरे में जो बातों को कहा था कि बुंदेलखंड हमारी प्राथमिकता में रहनी चाहिए, तो जो हम झांसी की रानी की बात करते हैं वो वही की है। तो हमें उनका सम्मान है और इस चीज को हम मानते जरूर हैं। मैंने आपको पहले भी स्थिति को स्पष्ट किया था कि जो माइनस में है वो प्लस में आएगा, तो उसको आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो दिखेगा जरूर। ठीक है, आज वो भी देख लेगी जनता। देखिए, जनता निर्णय करना जानती है राहुल आनंद जी, और बहुत कम समय बचा हुआ है। निर्णायक भूमिका में कौन होगा, क्या किधर कौन पासा पलटेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, आप बात ठीक कह रहे थे कि समय चाहिए कुछ, लेकिन समय कितना चाहिए? आप जब से सत्ता में आए हैं, 1 साल जब हुआ था तब से विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने खड़े कर दिए थे। आपने तभी से कहना यह शुरू कर दिया कि समय चाहिए, समय चाहिए। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बुंदेलखंड में दौरा था। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं को उन्होंने वहां पर सौगात दी, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए की केवल पेयजल योजनाओं के लिए पीएम मोदी जी ने स्वीकृत किए 2019 में, चुनाव से पहले। अब यह कहा गया कि इस 9,000 करोड़ से बुंदेलखंड वासियों की प्यास बुझाई जाएगी। 19 में चुनाव हुआ, 20 निकल गया, 21 पूरा निकल गया, 22 शुरू हो गया है। उसके पहले तो जो था वो था ही। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब कच्छ का विकास हो सकता है तो बुंदेलखंड का क्यों नहीं। अधिकारी कच्छ में अपनी तैनाती से डरते थे, बचते थे। लोग वहां पर अपनी बेटियों की शादी करने के लिए कतराते थे, बेटियों को देते नहीं थे। भयावह स्थिति थी। उन्होंने कहा 2021 में जो प्रलयंकारी भूकंप आया, स्थिति और तहस नहस हो गई। लेकिन हम मुख्यमंत्री रहते हुए वहां का हमने विकास किया था। तो जब हम कच्छ का विकास कर सकते हैं तो बुंदेलखंड का क्यों नहीं? कितना समय चाहिए भाई? आपने इतनी योजनाएं बुंदेलखंड के लिए, इतनी सौगातें दे दी, ये पैसा जा कहां रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कुआं खुदा रहे हैं, ठीक है, वहां पर कुएं की खुदाई जो हो रही है ना, अरे काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि किसानों को हम 6,000 रुपए देते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास कोई खेती ही नहीं है, कोई जमीन ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमों को कहा दे रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके पास खेती है तो उनको तो 6,000 मिल रहा हो, हमों का मिल रहा हो, हम कैसे कहां जाए बताओ? ये हालात हैं। अगर वहां के ग्रामीणों से आप बात करिए तो ये बोलते हैं। वो आएंगे। नरेंद्र जी, आप भी 5 साल में सत्ता पर विराजमान रहे, बुंदेलखंड को लेकर के समय समय से हर तरीके की आवाज उठती रही है। योजनाओं की सौगात देने का जिक्र किया जाता है। पूर्वांचल को लेकर के जिस तरीके से लोग बेहद सक्रिय, क्योंकि वोट बैंक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मुझे लगता है, ये मैंने जो आकलन किया है
कि जिस क्षेत्र में जिसका वोट बैंक जितना ज्यादा, उस क्षेत्र में उतनी योजनाएं ज्यादा। धरातल पर उतरना ना उतरना वो बात अलग है, कागजों पर जरूर हम उतार देंगे। कितने हजार की परियोजनाएं, कितने हजार करोड़ की योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बेटियों के सम्मान में, बुजुर्गों के सम्मान में, अपनों के स्वाभिमान में, हर तरीके की बातें कही जाती हैं लच्छेदार घुमा घुमा करके। आप भी तो विकास कर सकते थे, आप भी तो थे भाई, आप भी तो पानी की बुंदेलखंड की प्यास बुझा सकते थे ना, क्यों नहीं किया? और वहाँ हमारे मुखर्जी जी ने खाना तक जो है, खाने के लिए आपका राशन तक दिलवाया था वहाँ की गरीबी भुखमरी को देखते हुए, और बहुत सारी योजनाएं थी वो वहाँ पे लाई गई। ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो भी विकास आप देखेंगे वोट बैंक के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सार्वजनिक हैं और जनहित के लिए हैं। चाहे आपका एम्बुलेंस हो, ठीक है, 100 नंबर पुलिस हो, अस्पताल हो, सड़क हो, पेंशन योजना हो, रिवर फ्रंट हो, जितनी हमारा विकास आपको जमीन पे दिखेगा और भाजपा का विकास सिर्फ आपको कागजों पे दिखेगा। इनके फर्जी आंकड़े कहीं दिखाएंगे कि भाई 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। भाई अगर कहाँ रोजगार दे दिया? शिक्षा मित्र लोग, इनको आपको जो पुरानी सरकार ने जिसको रोजगार दिया कैंसिल कर दिया आपने। 69,000 भर्ती घोटाला किया आपने। भैया ओबीसी का आरक्षण लिया कि नहीं इन्होंने, कि नहीं आप? और दूसरी चीज इनका स्वास्थ्य का, बोला हमने इतने अस्पताल बनाए। अगर आपने अस्पताल बनाए होते तो कोरोना के समय लोगों को दवा, ऑक्सीजन, बेड क्यों नहीं मिला? अगर आपने निर्माण किया था। इन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में कहीं भी गड्ढा मुक्त सड़क हो। आप लखनऊ की हालत देख लीजिए, बड़े बड़े शहर हैं जो, उनकी हालत देख लीजिए। गांव देहात की अलग बात है। कोई निर्माण इन्होंने नहीं किया। हाँ, इन्होंने एक चीज जरूर की कि फर्जी डेवलपमेंट के पोस्टर और प्रचार प्रसार, इसमें इन्होंने लाखों करोड़ रुपया खर्च किया उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश। अरे भाई आपने क्या किया वो बताइए। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो इन्होंने कुछ किया? आपकी सीधी एक शब्द में बात आ गई कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब ये बताइए आप सरकार में रहते हुए क्या किए थे? उन्होंने हमारी सारी योजनाएं जो थी वहाँ जो माननीय शिवपाल जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो इन्होंने जो योजना वहाँ के लिए बुंदेलखंड के लिए जो की थी तो उन्होंने शिलान्यास किया, वो शुरू की थी, वही परियोजना इन्होंने रोक दी। कौन सी परियोजना? और उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। और अभी बीच में उद्घाटन हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बताई थी बात कि भाई ये योजना हमारे चाचा ने लागू की थी। तो बाद में इन्होंने फीता काटा। तो इन्होंने कोई नई योजना बुंदेलखंड में लागू नहीं की है। जो कुछ भी किया है समाजवादियों ने ही काम किया है और आगे भी करेंगे। और अखिलेश जी ने अभी वादा किया है कि भाई अब की बार जो है बुंदेलखंड के लिए हम बेहतरीन काम करेंगे, और जो वो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अब जो ये घोषणा करते फिर रहे प्रधानमंत्री जी कि 20,000 करोड़ यहाँ दे रहे, 30,000 करोड़ यहाँ, भाई 5 साल आप थे तब क्यों नहीं किया? और जो पुराने वादे किए वो आपने पूरे किए नहीं। तो ये झूठी बातें जो है, झूठे प्रचार अभी तक इन्होंने किए हैं। आप देख लो पूरे देश में, भारतीय इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि सत्तारूढ़ दल के लोगों को, प्रतिनिधियों को जनता दौड़ा रही हो। भाई आपने 5 साल लाठियां बरसाई इन पे, जिसने अधिकार मांगा लाठियां बजाई आपने। और आज वो समय आ गया है कि पूरे प्रदेश में हर जिले में कहीं न कहीं घटना होती है कि भाई भाजपा के विधायक को जनता ने दौड़ाया। उनने सवाल, इनसे जनता सवाल कर रही है। अगर आपने काम किया होता तो जनता ये सवाल क्यों नहीं देते जाके? आपके प्रतिनिधि क्यों भागते हैं? भाई गाड़ी बंद करके जैसे तैसे शीशा बंद कर पाते हैं ये लोग और भाग आते हैं। तो इनके विधायकों की ये हालत है। आपका जो भी है प्रचार प्रसार इनका दिखता है सिर्फ गरीब चौराहों पे, अखबारों में, मीडिया में। भाई आपने लाखों करोड़ रुपया खर्च जो विज्ञापन में कर रहे हैं, आप अगर यही पैसा जमीन पर खर्च करते तो लोगों का हित होता। एम्बुलेंस योजना थी, हम आपको बता रहे हैं, आज अगर आप फोन कर दो तो 1 घंटे तक नहीं पहुंचती है और कई बार पहुंचती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि इसमें डीजल नहीं है। एम्बुलेंस में जो ड्राइवर नियुक्त किए थे वो तक इन्होंने हटा दिए।
100 नंबर की ये हालत है कि आप पुलिस फोन करो 100 नंबर कहती डीजल ही नहीं गाड़ी में, हम कहाँ से जाए। तो ये जितनी भी जनहित की योजनाएं थी जिससे जनता सीधे अफेक्टेड थी और सीधा जिनको लाभ मिलता था, भाई समाजवादी आप नाम बदल दिया, ठीक है, नाम बदल देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता का तो फायदा होना चाहिए था भाई, उनको लाभ तो मिलना चाहिए था। आप लोग नाम बदलने में माहिर हैं, बदल लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो योजना जनता के लिए बनाई थी उनको जनता को लाभ मिलना चाहिए था, कहाँ मिला लाभ। भाई इतनी नफरत क्यों है कि आपने जो समाजवादी योजनाएं लागू की उसको आपने बंद ही कर दिया। कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बंद कर दिए इन्होंने। तो ये अभी हमने जो है समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में आपने देखा होगा जो हाईवे बना है उसके किनारे मंडियों की स्थापना की थी और बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए थे कि भाई जो अगर किसान अपनी सब्जी या इस तरह की चीजें लाता है तो वो 2 दिन तक खराब ना हो। इन्होंने वो मंडियां बंद कर दी। इतने हम आपको सैकड़ों काम बना सकते हैं। IT हब बनाया अखिलेश जी ने वहां लखनऊ में, तो IT हब की क्या स्थिति है, बंद करा दिया इन्होंने। एक बहुत बड़ा सरकारी मॉल बनाया था अखिलेश जी ने, आपको पता होगा लखनऊ में, उसको इन्होंने बेच दिया। इन्होंने सिर्फ नाम बदला या बेचा है, आपने बनाया क्या है बताइए आप। ठीक है। एक भी पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है। और एक सड़क का आपको वीडियो वायरल हुआ था कि जब नारियल मारते हैं उसमें जब सड़क में तो सड़क टूट जाती है, नारियल नहीं टूटता है। बताइए कितना बड़ा करप्शन हुआ है। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये जनता इनसे हिसाब मांग रही है। कर्मचारी इनसे नाराज है। कर्मचारियों की ये स्थिति है कि पुरानी पेंशन जो है इन्होंने, कौन किससे नाराज है आ जाएगा सब सामने बहुत जल्द और समय बहुत कम है। नरेंद्र जी, इंदुकान जी, हमने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 चुनाव से पहले जो बात कही थी कि जिस तरीके से वो विकास उन्होंने किया है, कच्छ का विकास कर सकते हैं। 2001 में जिस तरीके से भूकंप वहां पर आया, उसके बाद जो वहां पर स्थिति पैदा हुई, जो माहौल वहां का क्रिएट हुआ, जो अधिकारी वहां से मैंने बताया कि डरते थे वहां पर पोस्टिंग, ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। पानी की कितनी वहां पर किल्लत थी। उन्होंने कहा कि जब हम वहां का विकास कर सकते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हम बुंदेलखंड का क्यों नहीं कर सकते भाई। अब तो देश का नेतृत्व कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री हैं। पहले तो सरकार किसी की भी हो किसी प्रदेश में, अगर दूसरी बात सरकार अवरोध उत्पन्न कर रही है प्रदेश की, तो अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही थी भाई आपकी। 5 सालों तक डबल इंजन की सरकार थी, धरातल पर चीजें क्यों नहीं उतर पाई। बुंदेलखंड के लोगों से, कुछ लोगों से बात करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध ही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वही चीज मैंने जो कहा कि हमको कहां मिल रहा, जो दिया तो सब पिछली सरकारों ने दिया, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो दिया वो सब कुछ दिया। भाई वहां की उद्योग जो है, कताई मिल बंद है, कपड़ा मिल बंद है, बेल संयंत्र और अगर चल भी रहा है तो जैसे तैसे चल रहा है, परीक्षा प्लांट चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। और अगर वहां पर कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र करें तो वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने दिया है, मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं कांग्रेस ने दिया है, माता टीला बांध कह रहे हैं कांग्रेस के समय में बनी है। भाई ये सब कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने इतने वादे किए थे, इतनी बातें हमसे कही थी, तो गई कहां। अगर आप पैसे भी दे रहे हैं बुंदेलखंड के लिए, योजनाओं के लिए, नो डाउट, चुनाव के पहले 9,000 करोड़ का आपने जिक्र किया और अभी फिर जिस तरीके से 26,000 करोड़ शायद, मुझे अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, बुंदेलखंड के लिए, तो ये सब पैसा जा कहां रहा है, विकास हो क्यों नहीं रहा है। लोग आज भी वही मूलभूत समस्याएं जो उनकी हैं, मूलभूत समस्याएं ही है, वो कोई और ऐसी इतर चीज अपनी मूलभूत समस्याओं से इतर नहीं मांग रहे हैं कि उनके लिए एक आलीशान बढ़िया फ्लैट चाहिए, उनको लग्जरियस लाइफ दे दीजिए, उनको लग्जरी कार दे दीजिए, वाहन उपलब्ध करा दीजिए, सुबह शाम उनको ड्राइवर लेने आए, ऑफिस छोड़ने जाए, फ्री में फ्यूल भर जाए, डीजल पेट्रोल भर जाए। ऐसा तो कुछ कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम कमा लेंगे, खा लेंगे। लेकिन जो चीजें हैं, पर्यटन के हब से आप जानते हैं बुंदेलखंड कितना महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में केवल ये अपने राजस्व को भरने के लिए सरकारें आती हैं और क्षेत्र की जो जनता है वो त्राहिमाम करती रहे, उनके लिए सब नजरअंदाज, बस समय चाहिए, समय चाहिए। अरे कितना समय चाहिए भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है।
हर सरकारें इसी तरह आती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे। वो हर सरकारें अगर यही कहती रहे कि मुझे समय चाहिए, मुझे समय चाहिए, 5 साल में विकास नहीं हो पाएगा, तो कब विकास हो पाएगा? होगा कब? इंदुकान जी। है और एक बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है इन चीजों पे और प्रोजेक्ट वाइज लोगों की घोषणा वाइज जो चीजों को उठाया, जनता को ऐसे ही जागरूक मीडिया और पत्रकार की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सवाल सभी पार्टियों पर, जैसे आपने समाजवादी पार्टी के नेता से भी उठाया, भाजपा से भी उठाया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जो कहते हैं कि गिलास आधा खाली है तो आधी भरी हुई है। बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये पहली सरकार है, चाहे वहाँ के कुछ लोग कुछ भी कहें कि ये कांग्रेस के समय का है, समाजवादी पार्टी के समय का है, लेकिन कम से कम फोकस, जैसे एक मोदी गवर्नमेंट ने सत्ता में आने के बाद बड़ी अच्छी बात की थी, जो अच्छी बातें मुझे कुछ लगती है उसमें कि लुक ईस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी विकास ने, भारत में आजादी के बाद जो विकास हुआ वो पूरी तरह से सारा विकास जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट की तरफ। तो लुक ईस्ट, उन्होंने कहा कि हम उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पश्चिम बंगाल, इनका विकास करेंगे और इससे काफी बदलाव आया है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जो कि आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुंदेलखंड पे पूरा फोकस किया। तो हाँ, फोकस इसलिए मैंने किया क्योंकि 7 जिले हैं, 5 जिलों में चुनाव है। जी, तो कुछ डेटा हमने स्टडी किया। तो जैसे अभी मैं देख रहा था कि मार्च 2021 में करीब 1100 करोड़ रुपए की सोलर पावर की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है बुंदेलखंड में। मार्च 2021 में ही वहां पे ललितपुर में जिस बांध की आप चर्चा कर रहे थे, बांध का उद्घाटन किया गया। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन इस सरकार ने किया, मतलब फाउंडेशन स्टोन जो किए गए उनको छोड़ दीजिए, जो उद्घाटन किया है उनसे ये रिकॉर्ड पे है कि लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि बुंदेलखंड में जिसका सिंचाई नए सिरे से, इसमें सिंचाई की सुविधा एड ऑन दी गई है। उसके बाद आप देखें कि एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप मानेंगे योगेश जी, मैं पॉजिटिव्स को भी बता रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र को अगर पिछड़ेपन से बाहर निकालना है, जैसे कोई देश होता है जो लैंडलॉक्ड होता है, तो बुंदेलखंड में जाने के लिए आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जाना होता है, तो कोई हवाई अड्डा नहीं आसपास, कोई अच्छी सड़क नहीं आसपास, रेलवे लाइन का भी वहां पे कोई बड़ा हब नहीं है। बहुत लोग जाते भी हैं तो रेलवे लाइन से जाते थे किसी तरह से, बड़ी अच्छी ट्रेन से, शताब्दी, राजधानी के रूट पे वो कम ही आता है। तो इसके लिए जो एक इस सरकार ने बड़ी अच्छी योजना बनाई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाएंगे। बिल्कुल। इंदुकान जी यहाँ पर आपको रोकेंगे और चर्चा में वापस आएंगे, सीधे आप ही के पास आएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान बने हुए हैं और सीधे इंदुकान दीक्षित जी के पास चलेंगे। दीक्षित जी, आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, इसी तरह से मैं कह रहा था कि किसी भी राज्य को या किसी भी इलाके को जो पिछड़ा है आगे करने के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो चित्रकूट से इटावा तक का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट शुरू किया है सरकार ने, उस पे लगभग 70% काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, वो पूरा तैयार नहीं हो पाया, लेकिन 70% काम जिसमें बड़े बड़े पुल, केन, बेतवा इन नदियों पर बन रहे थे, वो भी लगभग कंप्लीशन पे है। तो इसको आप, जैसा आपने प्रारंभ में कहा था, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एक बार देखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं देश विदेश कहीं से भी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों में कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इश्यू होता है। हमारे पास जापान का एक डेलीगेशन आया था, मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा। वो झारखंड में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे, तो उन्होंने पूरी करीब 1 साल तक रेकी की, इसकी स्टडी की कि हम उस इलाके में, झारखंड के जंगल इलाके में था, कैसे अपने इंजीनियर्स को और स्पेशलिस्ट को पहुंचा सकते हैं और उनको नक्सल से कोई परेशानी ना हो। उस दौरान चूंकि उन्होंने हमसे भी इंटरेक्ट किया था एज ए मीडिया पर्सन कि आपकी क्या राय है,
तो हमको पता चला कि देखिए जो मल्टीनेशनल से बड़ी कंपनियां आती हैं वो अपने कर्मचारियों को जो लेके आती हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं का कितना ख्याल रखती हैं। तो जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसी तरह से लेकिन यहाँ बुंदेलखंड की बात यहाँ कर पर रहे एक सवाल आपसे जोड़ दें इंदुकान जी, आपने क्योंकि ये कहा कि जिस तरीके से जो ये अपना प्लांट लगाने आते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, इन्हें व्यापारी ही कहेंगे, कि जो खबरें सामने आई ये भी आई थी कि सम्मेलन जब हुआ तो टाटा और रिलायंस भी आए, उनसे कहा गया बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड में, तो वो पता चला कि बुंदेलखंड के लिए मना ही कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए ये योगेश जी आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया और ये बिल्कुल कोरिलेटेड है, हमारी बात को सब्सटेंशिएट करता है। ये सारे लोग कहाँ काम करना चाहते हैं? जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाना है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल हो, बनाने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन देश के हिस्सों में, और अगर बड़े पैमाने पर इंटरनेशनली बना रहे तो विदेशों में भेजने के लिए। अब जैसे इस सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए जो काम किया, देखिए सैमसंग ने अपनी बहुत बड़ी यूनिट बनाई नोएडा में, लेकिन आज दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने में फजियत हो जाती है नोएडा के लोगों को। आप जानते हैं मैं दिल्ली में रहा हूं। अब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो देखिए मैं आप थाईलैंड भी जाइए तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के आसपास 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छोटे से देश में, और भारत के टूरिस्ट से वहां पे 70% उनका व्यवसाय चलता है। लेकिन दिल्ली में आजादी के बाद से एक एयरपोर्ट कि कहाँ हम लोग को ले जाता है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बड़ी बड़ी चीजों का, जो हमें एक बात से आपके समझ नहीं है, आपने सवाल उठाया था कि लोग मानते हैं 5 साल हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन 5 साल बहुत होता है। उन्होंने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद, आपको मालूम है, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, एचईसी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल बांध, सबके फाउंडेशन स्टोन रखे, तमाम रूस से और तमाम देशों से सहयोग लिया। इन प्रोजेक्ट्स को बनने में पता है योगेश जी कितना समय लगा? किसी में 6 साल, किसी में 10 साल, किसी में 15 साल, किसी में तो काम बीच में जब हमने ये चीज नहीं कही। इंदुकान जी यहाँ पर एक चीज और, एक पॉइंट क्लियर कर दें। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सरकार दृढ़ संकल्पित हो जाए तो 3 साल में, बहुत समय दे रहा हूं, 5 साल नहीं 3 साल बहुत समय दे रहा हूं, 3 साल में बुंदेलखंड की सरजमी पर हर घर जल, हर घर नल मिलेगा। 3 साल बहुत होता है। कोई भी राज्य सरकार यदि दृढ़ संकल्पित हो जाए तो वो योजनाओं में और इन धरातल की योजनाओं में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये सकारात्मक सोच योगेश जी बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए आदमी में। और अगर हम लोग देखिए चीन ने 1988-89 में तय किया कि हम अपने खिलाड़ियों को बाहर तभी भेजेंगे जब वो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में पदक जीत कर लाने लायक हो। और 5 साल 7 साल बंद करके सारे स्पर्धाओं में पार्टिसिपेशन तैयारी कराई। तो आपको याद होगा कि 1988 और 1992 के ओलंपिक्स में वो नंबर टॉप 3 में आ गए पदक जीतने में। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए चीन और भारत में एक अंतर भी है। वहाँ ऑटोक्रेसी है, मोनोपोली है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आप एक कदम उठाते हैं, देखिए आप किसान के बिल विधेयक को ले लीजिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। आप मंडियों की बात कर रहे थे यादव साहब अपने, नरेंद्र सिंह जी, लेकिन उन मंडियों को आप देखिए, टिकैत ने भी जो नए कानून आए थे उनके इंटरव्यू छपे थे, आप जानते हैं योगेश जी, उन्होंने प्रशंसा की थी। लेकिन जब उसमें पॉलिटिक्स शुरू हुई तो जो कि डेमोक्रेटिक वे में मैं ये मानता हूँ कि भाजपा ने सारे लोगों से बात करके सारे स्टेक होल्डर को साथ लेकर वो काम नहीं किया, तो उनको बैकफुट पे आना पड़ा। मैं एक अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ, बुंदेलखंड में इस सरकार ने 2 नई चीजें एक की, एक डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं और दूसरा केन नदी से दूसरी नदी बेतवा नदी को, इन नदियों को जोड़ने का इस बजट में प्रोजेक्ट लेकर के आए, लिवर इंटरलिंकिंग। कई जिलों को सहयोग मिलेगा, किसानों को पानी, जो मूलभूत उनकी समस्याएं हैं खेती के लिए, वो मिल पाएगी। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ये देखिए कि ये प्रोजेक्ट कब की थी, जब वाजपेयी साहब थे तब उन्होंने नदियों को जोड़ने की पूरे देश में योजना बनाई थी और सुरेश प्रभु के नेतृत्व में पूरा डीपीआर तैयार हो गया था। लेकिन जैसे 2005 में सरकार बदली तो 2 चीजों, गोल्डन क्वाड्रिंगल का जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे वाजपेयी साहब देश भर में ट्रांसपोर्टेशन पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, और नदियों को जोड़ने का, दोनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये देश ऐसे नहीं चलता है, दुनिया के देशों में सरकारें बदलती हैं, बड़ी परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता है। और ये नरेंद्र सिंह की बात कर रहे थे शिक्षा मित्रों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी योग्यता के, इन्होंने सरकार जाते जाते 2017 में कंफर्म कर दिया, 2016 में।
सुप्रीम शिक्षा कोर्ट में मित्रों पर मामला किसी दिन टिक नहीं चर्चा पाया। करेंगे इंदुकान जी, वो उसका भी बहुत बड़ा लंबा खेला है। सरकारों की भी लापरवाही है और शिक्षा मित्र जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन करते हैं ना, उनमें भी बहुत सारी खामियां हैं। किसी दिन चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जिस तरीके से जो मामले सामने निकल करके आते हैं, अब लोग बड़े जागरूक हो गए हैं। लोग कहते हैं अब मतदान में जब हम लोग रुझान लेने जाते हैं, चर्चा करने जाते हैं आम जनता से, तो वो कहते हैं हम फला पार्टी को देंगे, देते किसी और को है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा अक्सर चर्चा में बोलते हैं कि अब मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। दरअसल वो जागरूक हो गया है जो अब ये वोटर्स आते हैं, फलाने सी वोटर्स आया, ये वोटर्स आया, वो वोटर्स आया, और आंकड़े देने लगते हैं ना, ये इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि अब इन लोगों को मालूम हो गया है, इन लोगों को पता हो गया है कि सरकारें कोई भी है। अब इन लोगों से अगर आप पूछिए, तसल्ली पूर्वक पूछिए, बैठ करके इनसे बात करके 2 मिनट देखिए, तो ये लोग कहते हैं कि सरकारें कोई भी हो, सभी वैसी रहती हैं, चाहे पुरानी सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। बुंदेलखंड में लोगों ने ऐसे कहा है, ऐसे चुनावी चर्चा जब उनसे की गई तो वो कहते हैं कि मोड़ा मोड़ी तो परदेश में पड़े, कहूँ कहूँ पढ़ो, कहूँ कहूँ पढ़ो, हम बुढ़ी बुढ़ाइयाँ पढ़ो, अब क्या करी। तो ये चीजें आती ही निकल करके। इस वजह से ये जो पूरा चलता है और कालचक्र जो होता है इन सरकारों का, मुझे लगता है सरकारों को सोचने की जरूरत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी, किसी भी दल की हो, किसी एक सरकार को नहीं। और जो वायदे करते हैं उन पर अमल करने की बहुत जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात एक कहेंगे कि जो विभागीय मंत्री होते हैं ना, इनको अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, इनको जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए और देखना चाहिए, तब ये हकीकत जानेंगे और तब शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है। इंदुकान जी गलत कह रहे हो तो आप बताइए। आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए इसी में मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। देखिए डिफेंस कॉरिडोर का लेकर के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लेके आई सरकार, अब इसको जमीन पे उतारने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट अगर जमीन पे उतर गए, और आपने सही सवाल उठाया, तो वहाँ रियल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लोग आने लगेंगे, सड़कें बन जाएं, इंटरकनेक्टिविटी हो जाए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार एक बार अगर नहीं आते प्राइवेट पार्टी, जैसे आपने कहा कि टाटा, रिलायंस, बाकी लोगों ने भी, लेकिन अगर सरकार ने हाथ डाल दिया, चीजें बनने लगे, तो लोग पीछे भागने लगते हैं। आज क्यों सारे लोग मुंबई की तरफ भागते हैं? और चुलबुल सिंह और तमाम लोगों की बात किया क्रिमिनलाइजेशन से। देखिए एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को दूर करने के लिए सभी पार्टियों को पार्टी लाइन से आगे हट करके आगे आना चाहिए। जनता के विकास के बारे में, जनता के हित के बारे में, प्रदेश के हित के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही इंदुकान जी। फिलहाल सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से तीसरे चरण का अगर जिक्र करें तो तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान आज से थम जाएगा और जो सियासी सुरमा मैदान में उतरे हुए हैं, आज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कौन सियासी सुरमा सही निशाने पर तीर मार सकता है, कौन मार पाएगा, कौन सही निशाना लगा पाएगा। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।